वेलकम बैक टू NG कॉन एकेडमी। मेरे प्यारे प्यारे ईटा के सताए हुए बच्चों, कुछ देर के लिए अपनी टेंशन को एक साइड पे कर लो ताकि आप स्टमक का स्ट्रक्चर, इसकी सिक्रीशन और इसके सेल्स, इसमें फूड के साथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली। तो इसके लिए तो टेंशन जो है उसको एक साइड पे रखना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि स्टमक जो है हमारे पास, इसमें कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपने नोट करनी है जो ज़रूरी है। नंबर 1, अगर आप स्टमक का शेप देखते हैं तो ये जो अल्फ़ाबेट J है, इसकी तरह का इसका शेप है। ठीक है, ये शेप है इसका। अगर आप स्टमक की कैपेसिटी देखें कि इसमें कितना फूड आ सकता है, तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कैपेसिटी होगी। कैसे? मतलब नॉर्मली जो एम्प्टी स्टमक होता है, नॉर्मल, जिसमें अभी आपने फूड डालना शुरू नहीं किया, ये होगा आपके पास 50 ml का, बहुत छोटा सा। जब आप इसमें फूड शुरू कर लें, मील शुरू कर लें, फूड डालना शुरू करें, ये पहुंच जाता है अबाउट 1 लीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है। और जब आप सपोज कोई मुफ्त का खाना खा रहे हैं, अगर आप किसी की शादी में या खैरात वगैरह में गए हैं, फिर क्या होगा? फिर पेट तो अपना होता है पर घर तो पराया होता है ना। तो इसमें लोग बहुत ज्यादती करते हैं अपने ऊपर, तो उसको हम कहेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्टमक भाई 4 लीटर होता है। फिर चाहे घर जितना भी पराया हो और इससे इंक्रीज हो जाए, तो फिर शुरू हो जाता है एंटी पेरिस्टालिसिस, क्योंकि स्टमक की फिर इतनी कैपेसिटी नहीं होती। और एंटी पेरिस्टालिसिस जब शुरू होता है तो उसका रिजल्ट वॉमिटिंग हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अब आ जाए स्टमक के स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्चर ड्रा करके सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल गौर से देखें और इसको सीखना जरूरी है। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। फिर उसके बाद आएंगे स्टमक के सिक्रीशंस की तरफ। पहले जरा मैं इसोफेगस से शुरू कर लेता हूँ। ये आपके पास है भाई इसोफेगस, ये इसोफेगस है। इस इसोफेगस में और स्टमक में एक कनेक्शन है। पहले आप देख लें, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर जो है ये साइड पे ऐसे आया हुआ है, ये इसका ये दूसरा वॉल बन गया है। अब गौर से देखें जरा, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। पहले तो आप इस एसोफेगस से शुरू हो जाएं, ये स्मूथ मसल्स हैं। तो जब फूड बोलस इसमें आएगा और अगर ये बोलस का साइज बड़ा है, सो व्हाट वुड हैपन, ये तो चूंकि स्मूथ मसल्स है तो ये क्या होंगे? ओपन, रिलैक्स, फिर उसके बाद फिर से कंट्रैक्ट। तो ये एक पैटर्न में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। एक पैटर्न में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। जब ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस, यानी मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द ट्रैक जो है ये पेरिस्टालिसिस है। अब देखिए जरा, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक। दिस इज अ वन वे वॉल। ये एक मसल है, वन वे वॉल है, जिसको कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। 2 कनेक्शंस आपने याद करने हैं। एक है कनेक्शन बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक, दिस इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। द अदर इज कनेक्शन बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? अब ये स्टमक के पार्ट्स आप देखें, दिस रीजन जहां पे ये कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड कार्डिया, दिस रीजन इज कॉल्ड कार्डिया। फिर ये जो ऊपर गया हुआ है ये रीजन, दिस इज कॉल्ड फंडस। फिर दिस रीजन यहां से यहां तक ये कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ स्टमक। और अगर एमसीक्यू में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ स्टमक, तो ये बॉडी है। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड पाइलोरस। तो स्टमक स्ट्रक्चरली ये 4 चीज़ों में, ये 4 पार्ट्स हैं इसके, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। देखें कार्डिया क्या करता है, ये कार्डिया जो है
एसोफेगस से फूड को गिराएगा स्टमक में, तो ये वन वे है, वन वे। इसमें एसोफेगस से स्टमक में तो फूड आ सकता है, बट स्टमक से दोबारा फूड ऊपर नहीं जा सकता। बात क्लियर हो रही है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर? यहां स्टमक से फूड आता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्टमक से तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन से दोबारा स्टमक में नहीं जा सकता, बिकॉज दीज वॉल्स आर वन वे वॉल। और ये असल में स्फिंक्टर्स हैं, मसल्स हैं, मसल्स। तो ये मसल्स जो है ये मूवमेंट ऑफ फूड को रेगुलेट करते हैं। दिस वन रेगुलेट मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्टमक, दिस वन रेगुलेट मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, आउटसाइड फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, अब एक टाइम पे एक स्टमक ये कितनी सिक्रीशन करता है? याद रखें कि वन टाइम स्टमक की जो सिक्रीशन होती है, ईच मील पे ये सिक्रीशन जो है ये होती है 400 to 800 मिलीलीटर ml में। 400 to 800 मिलीलीटर जो है ये सिक्रीशन होती है स्टमक की। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये सिक्रीशन होती कहाँ से है? ज़रा आप मेरी तरफ गौर से देखें। ये वॉल्स ऑफ स्टमक है ना, तो ये वॉल्स ऑफ स्टमक जो है इसमें मिलियंस ऑफ ग्लैंड्स पड़े हैं। यहाँ पे मिलियंस ऑफ ग्लैंड्स इसमें पड़े हैं। अब उन ग्लैंड्स में कुछ सेल्स मौजूद हैं, उन ग्लैंड्स के जो सेल्स हैं सिक्रीशन तो वही करेंगे। तो अब देखें, हम उठाते हैं कुछ स्पेसिफिक सेल्स को जो स्टमक में है। इस वक्त आपके बुक में 4 सेल्स इंपॉर्टेंट मेंशन है। कुछ सेल पेज 305 पे एक टेबल सा दिया गया है, सेल्स की सिक्रीशन जो है उसको भी मेंशन करेंगे, बट मेन आपके पास इस वक्त आपके कोर्स में पेज नंबर 306 के ऊपर 4 सेल्स का जिक्र है, इन विच द फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कॉल्ड हार्मोन सिक्रीटिंग सेल। हार्मोन सिक्रीटिंग सेल एक सेल ये है। दूसरा जो सेल इसमें मौजूद है दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड पैराइटल सेल। इसको पैराइटल सेल कहा जाता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेल, all of these cells are very important, they are called chief cell। और एक और हमारे पास सेल है जिसको कहा जाता है म्यूकस सिक्रीटिंग। ये जिस तरीके से इसका ये फ्लू शीट मैं बना रहा हूँ, इसी तरह अगर आप इसको सीख लें तो ईटा में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहली बात आपने नोट करनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक सेल है हार्मोन सिक्रीटिंग सेल। हार्मोन सिक्रीटिंग सेल जो है ये क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन सिक्रीटिंग सेल ये क्या सिक्रीट करता है? असल में जब फूड आता है स्टमक में, आप जरा मेरी बात गौर से सुने, ध्यान से सुने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से फूड आ रहा है स्टमक में, ये फूड इंटर हो रहा है। जब ये फूड इंटर होगा स्टमक में तो इस वॉल्स पे ग्लैंड्स मौजूद हैं, वो सारे ग्लैंड्स सिक्रीशन करते हैं बट डायरेक्ट नहीं। इन सारी सिक्रीशंस को एक हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। इन सारी सिक्रीशन को एक हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। देखें, ये जो हार्मोन सिक्रीटिंग सेल है ना, ये आपके पास असल में एंडोक्राइन है। क्या है? एंडोक्राइन। और ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन को कॉल्ड गेस्ट्रीन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गेस्ट्रीन? ये गेस्ट्रीन, पहली बात सुन ले, ये कब सिक्रीट होता है? ये गेस्ट्रीन ये तब सिक्रीट होता है जब फूड आता है। फूड आएगा तो पहले गेस्ट्रीन सिक्रीट होगा। जब बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, यानी जब फूड आता है तो ज्यादा गेस्ट्रीन यहाँ सिक्रीट होगा। तो पहले ये हार्मोन सिक्रीटिंग सेल, ये एंडोक्राइन है, ये किस चीज को सिक्रीट करेगा? गेस्ट्रीन। नाउ व्हाट डज दिस गेस्ट्रीन डू? गेस्ट्रीन इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट अदर सिक्रीशंस ऑफ स्टमक, यानी और जितने भी ग्लैंड्स हैं उसको ये गेस्ट्रीन स्टिमुलेट करेगा कि भाई आप क्या करें, अपनी सिक्रीशन करें ताकि स्टमक में जो फूड आया है वो क्या हो सके, वो डाइजेस्ट हो सके। यहां तक तो आपने बात सीख ली है। अब गेस्ट्रीन इन और सेल्स को, ये गेस्ट्रीन इन और सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है टू सिक्रीट देयर सिक्रीशन।
सो व्हाट डज दिस पैराइटल सेल सीक्रेट? पैराइटल सेल जो है ये दो चीजें सीक्रेट करके देगा आपको। पैराइटल सेल सीक्रेट करेगा एक तो HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा ये सीक्रेट करेगा एक प्रोटीन को जिसको कहा जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इस प्रोटीन को इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है। अब आपने सीखना है गौर से, ये पैराइटल सेल जो है असल में इसमें होता है हाइड्रोजन आयन और ATPase, दो चीजें हैं। तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है असल में ये सीक्रेट करता है हाइड्रोजन आयन। याद रखें कि दिस HCl फ्रॉम पैराइटल सेल, इस वक्त आपके पास दो चीजें हैं, हाइड्रोजन आयन ये सीक्रेट होगा, और इस हाइड्रोजन आयन की जो ये जो सीक्रेशन है दिस इज एक्चुअली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखें ये हाइड्रोजन आयन, इसकी जो सीक्रेशन है, सीक्रेशन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और आपको पहले भी समझा चुका हूं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी ऑफ ATP ये यूज होती है। अब ये हाइड्रोजन आयन कितना सीक्रेट होगा? तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये गैस्ट्रिक जूसेस में बहुत हाई होता है और इसकी क्वांटिटी आपको मिलेगी 0.15 m। क्लियर? जब ये इतना इंक्रीज हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हो तो इससे स्टमक में pH जो है, pH ये होगा लेस देन 1, तो इट मीन्स दैट दिस इज हाईली एसिडिक। इसकी वजह से ये मीडियम क्या होगा? हाईली एसिडिक। जिस फ्लो में मैं इसको लेके जा रहा हूं इसी तरह आपने मेरे साथ चलना है, तब इसके MCQs आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए फिर से, पैराइटल सेल सीक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ये पैराइटल सेल कंटेन हाइड्रोजन आयन, और कितना हाई हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज वेरी मच हाई एज 0.15, और ये सीक्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन की होती है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है, वही बात है, जब ज्यादा हाइड्रोजन आयन आता है तो ज्यादा एसिडिटी आता है, ठीक है। जब ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी, यानी pH इसका डिक्रीज होगा, एंड दैट pH इज ऑलमोस्ट लेस देन 1। नाउ इसकी वजह से तो एसिडिटी हो गई है। हाउ इंट्रिंसिक फैक्टर वर्क? इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है? दिस इंट्रिंसिक फैक्टर इज एक्चुअली प्रोटीन, ये असल में प्रोटीन है। और याद रखें जब इस फूड में, इधर देखें, ये फूड जब स्टमक में आएगा तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। जस्ट हम इस वक्त एक ले लेते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 जब आता है तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी नहीं होता, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर एक्चुअली कंबाइन विद विटामिन B12, और जब ये इसके साथ कंबाइन होता है तो क्या होता है? दिस विटामिन B12 इज नाउ रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। इससे पहले ये एब्जॉर्प्शन इसकी नहीं हो सकती। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट आ जाए चीफ सेल की तरफ। तो चीफ सेल क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज एंड आल्सो सिंथेसाइज एंड देन सीक्रेट a precursor. That precursor is called pepsinogen, and then this pepsinogen, on arrival of protein, this pepsinogen will be converted into pepsin, which is a hormone responsible for breakdown of peptide bond in between amino acids. तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, सीख लें, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन चाहिए होता है। पेप्सिन बनता है पेप्सिनोजिन से। पेप्सिनोजिन इसका इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजिन कहां से आता है? दिस इज सिक्रेटेड बाय चीफ सेल। चीफ सेल कहां से है? दिस बिलोंग टू स्टमक, और स्टमक में इसको किसने स्टिमुलेट किया? स्टमक में इसको गैस्ट्रीन ने स्टिमुलेट किया। गैस्ट्रीन को किसने स्टिमुलेट किया? गैस्ट्रीन इज स्टिमुलेटेड बाय अराइवल ऑफ फूड। यहां तक तो आपको ये सीक्वेंस क्लियर हो गया है। अनदर सेल जो आपके कोर्स में मौजूद है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल, ये क्या करता है? बहुत सिंपल है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट म्यूकस, और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग। म्यूकस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइन। किस चीज से? दो चीजों से। नंबर फर्स्ट,
जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी स्टमक में ज़्यादा हो जाती है तो ये वॉल्स ऑफ स्टमक पे अटैक होता है। तो आप याद कर लें कि इन वॉल्स ऑफ स्टमक पे अटैक से रोकता कौन है? यही म्यूकस सिक्रीटिंग सेल जब म्यूकस सिक्रीट करता है तो ये इसको रोकता है। पहले तो एच पाइलोरी का जिक्र अब यहाँ पे आपके कोर्स में है। पहले जाना जाता था कि पेप्टिक अल्सर, जो स्टमक में अल्सर होता है वो HCl की वजह से होता है, बट नाउ मोर देन 60% और 60% जो अल्सर है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है। ये एक बैक्टीरिया है जो अटैक करता है लाइनिंग ऑफ स्टमक के ऊपर। क्लियर हो गई ये बात? एक और जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट बाइकार्बोनेट। म्यूकस के साथ साथ ये बाइकार्बोनेट को भी सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? कुछ सेल्स जो थ्योरी में नहीं है बट 305 पेज के ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के करीब सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड का एक चार्ट है, डायग्राम है, उसमें लिखा गया है, जिसमें एक सेल है हमारे पास एंटीरोक्रोमोफिन। उन सेल्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास। इधर देखिए, एक सेल है इसमें एंटीरोक्रोमोफिन। ये एंटीरोक्रोमोफिन सेल जो है ये क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या करता है? देखिए, ये सिक्रीट करता है हिस्टामीन को, और हिस्टामीन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी। बहुत सिंपल है, एसिडिटी को ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एसिडिटी को स्टिमुलेट करता है। एक और चीज जो हमारे पास है, डी सेल। डी सेल जो यहाँ मौजूद है स्टमक में, वो क्या सिक्रीट करेगा? डी सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट सोमैटोस्टाटिन। सोमैटोस्टाटिन जो है ये एंटागोनिस्टिक होगा एंटीरोक्रोमोफिन का। गौर करें जरा, सोमैटोस्टाटिन ये एसिडिटी को इनहेबिट करता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हिस्टामिन एसिडिटी को स्टिमुलेट करता है और डी सेल एसिडिटी को क्या करता है? ये एसिडिटी को इनहेबिट करता है। क्लियर हो गई ये बात? इस चीफ सेल के साथ एक और सेल का एक और सिक्रीशन का जिक्र है जो लिपिड्स के लिए होता है, जिसको कहा जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, gastric lipase, they are also secreted by chief cells which are responsible for digestion of lipids in stomach. इन सेल्स को याद करना और इनको पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें से कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्टार्ट में आपको कहा था कि टेंशन एक साइड पे रख दे। अब उस टेंशन को दोबारा उठाना नहीं है, उसको जिस साइड पे रखा है वहीं पे रहने दे उसको, ताकि आप आराम से अपनी स्टडी कर सकें। हैव अ गुड लक फॉर योर एंट्री टेस्ट, और कोशिश करें कि आप पेपर में, ईटा में टेंशन फ्री होके बैठें और सही तरीके से इसको अटेम्प्ट करें। बट उससे पहले याद रखिए कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें सक्सेसफुल होंगे, और उस प्रैक्टिस के लिए आपके इस NGCon एकेडमी के अकाउंट में प्रैक्टिस टेस्ट पड़े हुए हैं, उसको अटेम्प्ट करें, और फिर जो संडे ईटा मॉडल टेस्ट होते हैं उनको अटेम्प्ट करें। सो यू विल बी मेक परफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।